अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आयशा नूर और आप सबको वेलकम बैक कहती हूँ अपने उर्दू नॉवेल्स रीडिंग चैनल पर। आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं सादिया राजपूत का नॉवल इश्क आतिश। लेकिन आज के एपिसोड से पहले एक छोटा सा रिमाइंडर कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, क्योंकि इसी तरह आपको फ्यूचर में भी मेरी वीडियोज़ की अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो आइए शुरू करते हैं आज के एपिसोड ऑफ इश्क आतिश। शाम में आफाक शायान की खैरियत दरियाफ्त करने आया तो वजदान उस वक्त अपने कमरे में बैठा शायान को पढ़ा रहा था। वो आते ही सोफे पर ढेर हो गया। अस्सलाम वालेकुम। वजदान की आवाज़ में तंबीह थी। आफाक बेतहाशा हंसते हुए वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कहता सीधा हो बैठा और कहने लगा, यार, ये चंग वाले तुझे मास्टर अब्दुल्ला क्यों कहते थे? उन्हें तो तेरा नाम मौलवी अब्दुल्ला रखना चाहिए था। वजदान जरा सा मुस्कुरा दिया। अरे साहब, यहाँ तो जोरों पर पढ़ाइयाँ चल रही हैं। लगता है शयान टॉप करेगा। वैसे टेस्ट की क्या डेट अनाउंस हुई है? उसने वजदान से पूछा। अगले महीने की 2 तारीख। आफाक ने सर हिलाकर शायान को देखा जो मुंह में पेंसिल दबाए कभी उसका तो कभी वजदान का चेहरा देखने लगता। आफाक ने महसूस किया कि वो वाकई एक दिन में बहुत कमज़ोर हो गया था, मगर उस वक्त तो वो हशाश बशाश बैठा था। आफाक को शरारत सूझी। वो एकदम से शायान के बैग में कुछ ढूंढने लगा। क्या ढूंढ रहे हैं अंकल? भई, तुम्हारे अब्बू कह रहे थे तुम्हें बुखार है, पर मुझे नज़र नहीं आ रहा। कहाँ गया? तुमने ज़रूर दवा खा ली होगी, तभी तो वो भाग गया। वो ऐसे तो नहीं भागा अंकल, वो तो अब्बू ने अम्मी की तस्वीर दे दी तो वो अम्मी के डर से भाग गया। आफाक जो बच्चे के साथ मज़ाक को एंजॉय कर रहा था ठटक कर बोला, अम्मी की तस्वीर? हाँ, ये देखिए मेरी अम्मी की तस्वीर। उसे साइड में रखा फ्रेम उठाकर आफाक की तरफ बढ़ाया तो आफाक ने अब कहीं जाकर नोट किया कि मलीहा की तस्वीर वजदान के बेड के साइड टेबल पर फ्रेम हुई रखी थी। फ्रेम हाथ में पकड़ते हुए उसने वजदान को देखा, जिसने नजरें झुका ली, फिर आस्ते से उठकर बाहर चला गया। आफाक की नजरें भी उसके तआक़ुब में दरवाजे तक गई थीं, जबकि नासमझ बच्चा उन दोनों की कैफियतों से बेखबर मासूमियत से पूछ रहा था, अंकल, मेरी अम्मी अच्छी है ना? मैं भी आता हूँ। आफाक उजलत में उसे कहकर बाहर आ गया। वजदान उसे टेरेस में मिल गया था। वो रेलिंग पर कोहनियाँ टिकाए सर झुकाकर नीचे देख रहा था। आफाक उसके पीछे जा खड़ा हुआ। वो बहुत जिद कर रहा था आफाक। मजदान ने मुड़े बगैर कहा, जैसे उसकी आहट पहचान गया हो। आफाक चलता हुआ उसके बराबर रेलिंग थाम कर खड़ा हो गया। मजदान को उसकी खामोशी शर्मिंदा कर रही थी। वो धीमी आवाज में कहने लगा, ये सब वक्त ही है, कुछ दिन गुजर जाने दो, फिर मैं उसे समझा बुझाकर मलिहा की तस्वीर वापस ले लूंगा। लेकिन उस तस्वीर का क्या जो उसके जहन में फिट हो चुकी है? उसकी बात सुनकर वेदान ने लब भींच लिए। बच्चा ही तो है, बहल गया तो भुला भी देगा। महज ख्याल है तुम्हारा। उसके अंदर माँ का एहसास जाग चुका है। वो बहलेगा नहीं, सवाल करेगा कि अगर मलिहा उसकी माँ नहीं थी तो फिर उसकी माँ कौन थी? उसने तो 9 साल में कभी मुझसे ये सवाल नहीं पूछा। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि 9 साल बाद तुमसे ये सवाल नहीं पूछेगा। आज अगर बहल भी गया तो आइंदा किसी वक्त वो हर सूरत अपने सवाल का जवाब जान कर रहेगा। कह दूंगा ठीक हुई और उसकी पैदाइश के वक्त मर गई। मैदान झंझला कर बोला था। तुम्हें लगता है वो ये सुनकर मुतमईन हो जाएगा? हो जाना चाहिए, वो सपाट लहजे में बोला। लेकिन होगा नहीं। वो पूछेगा उसकी माँ किसकी बेटी थी, कहाँ रहती थी, किधर दफन हुई। और अगर तुम उसकी माँ की शिनाख्त न दे पाए तो वो यकीनन इस तलाश में चंग वाली का रुख करेगा। वहाँ के लोग उसे उसकी शिनाख्त तो नहीं बता सकेंगे, लेकिन शायान को उसकी पहचान जरूर करा देंगे। तो क्या ये बेहतर नहीं कि तुम उसे खुद ही सच बता दो? हमारी सोसाइटी में ऐसे कई बच्चे पैदा होते हैं जिन्हें उनकी माएँ पॉलिथीन बैग में डालकर कचरे के ढेर पर फेंक देती हैं। उनमें से कई तो अपने माँ बाप के तुफैल जुर्म बेगुनाही में सजाए मौत पा जाते हैं, और जो बच जाते हैं आखिरकार इस तल्ख हकीकत को कबूल कर लेते हैं। एक दिन शायान भी इस तल्ख हकीकत के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेगा। कॉम्प्रोमाइज़? मैदान ने तंज से कहा, कॉम्प्रोमाइज़ के इस दिलासे से मैं कितना सच है जान जाना हो तो रिकॉर्ड उठाकर देखो। ऐसे बच्चे आगे चलकर एंटी सोशल एक्टिविटीज़ का हिस्सा बन जाते हैं। मैंने अदालत के कटहरे में खड़े ऐसे कई मुजरिमों के चेहरे देखे हैं जिनकी कहानी कचरे के ढेर से शुरू होती है और ख़त्म या तो जेल की सुलाखों पर होती है, या किसी पुलिस वाले के रिवॉल्वर से निकली गोली पर, या फिर वो खुद ही अपने हाथों ज़िंदगी का बोझ उतार फेंकते हैं। और जो इसकी हिम्मत ना कर सकें वो चर्स और अफ्यून का जहर रगों में उतारते किसी गंदे जोहर के किनारे पड़े मौत के इंतजार में सिसकते रहते हैं। लेकिन इस सब के जिम्मेदार सिर्फ उनके माँ बाप ही नहीं है, मैं भी हूँ, तुम भी हो। हमारी ये सोसाइटी है जो ऐसे लोगों को प्रोड्यूस करती है जो गुनाह को ऐब नहीं समझते, और जब वो अपने माथे पर लगे रातों के गुनाह की स्याही स्याह दागों को दिन में नेक नामे की चादर से ढककर मासूम चेहरा बनाए, अनजान से हमारे दरमियान उठते बैठते हैं तो मजीद मुअज़्ज़ज़ कहकर उन्हें फलने फूलने का मौका देते हैं।
हम में से कोई रातों को जाकर कचरे के डब्बों की चौकीदारी नहीं करता ताकि उन गुनाहगारों को दूसरे गुनाह से रोका जा सके। लेकिन सुबह जब चूहे उन मासूम बच्चों के नरम गोश्त कुतर चुके होते, कुत्ते रात भर में उन्हें भंबोर डालते हैं, तो पूरा मोहल्ला गहरी नींद से जाकर उन मसख शुदा लाशों की आखिरी दीदार को आ पहुंचता है। फिर बड़े एहतमाम से उनकी तदफीन होती है। और अगर कोई बदनसीब नोकीले दांतों की काट सह गया हो तो उसकी कैमर हम पट्टी भी उसकी उसकी मरहम पट्टी भी की जाती है ताकि वो जिंदा रहकर जिंदगी भर ये ताना सुने कि उसे डूब मरना चाहिए। हर एक बेगुनाह चेहरे के पीछे दो गुनाहगार चेहरे छुपे होते हैं। मगर बेगुनाह तो चलते फिरते नजर आते हैं, लेकिन गुनाहगारों की दो गुना अक्सरियत कहाँ चली जाती है? वो माथे पर सिलवटें लिए सवाल कर रहा था, लेकिन जवाब खुद उसके पास भी नहीं था। उसने अपने लब भींचते हुए आफाक के चेहरे से नजरें हटा ली, फिर यूं बोला जैसे खुद कलामी कर रहा हो। अल्लाह कहता है बाप का किया औलाद से नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इंसान औलाद से माँ बाप के अमाल का हिसाब लेता है और फिर सजा भी सुनाता है। तो क्या अल्लाह का अदल नाकिस है या हमारे इंसाफ के पैमाने उसके पैमाने से बेहतर हैं? लेकिन नहीं, जिसे खुद इंसाफ से गुजरना हो वो मुझसे कैसे हो सकता है? वो अचानक आफाक की तरफ देखकर पलटा। तुम चाहते हो मैं भी उस सफ में खड़ा हो जाऊं? जब मैंने शयान की माँ बाप का चेहरा नहीं देखा तो उसे वो आईना क्यों दिखाऊं जिसमें उसके अधूरे वजूद की बिगड़ी हुई तस्वीर नजर आएगी? अगर वो अपनी नजरों से गिर गया तो चोट भी मुझे आएगी। सवाल सिर्फ शयान की जिंदगी का नहीं है आफाक। ध्यान से देखो तो मेरी जिंदगी भी जुड़ी है, और मैं तो जिंदा ही उसके लिए हूँ। अगर वो मुझसे खो गया तो मैं जिंदा रह के क्या करूंगा? आफा को सचमुच यूं लगा कि वजदान उसे जिंदगी की भीख मांग रहा हो। वह सर झुकाकर रह गया, फिर पलट कर जाने लगा, लेकिन चंद कदम चलकर ही वो अचानक मुड़कर वजदान को देखने लगा, जो साकित नजरों से उसे देख रहा था। फिर हमवार लहजे में कहा, इस बार मैं तुम्हें कुछ खोने नहीं दूंगा। उसकी आंखों में एक ख्याल की परछाई थी। जब उसे सुमेरा को अपना ख्याल बताया तो वह हैरत से उसे देखती रह गई। मुझे हैरत हो रही है आफाक, आप दोस्ती में इतने आगे निकल गए हैं कि आपको ये भी याद नहीं रहा कि मलिहा से आपका भाइयों जैसा रिश्ता था, और किसी भाई को जेब नहीं देता कि वो अपनी बहन के बारे में ऐसी बात करे। जब वो अपनी बात कह चुकी तो आफाक ने पुरसुकून अंदाज में कहा, मुझे सब याद है। वो मोहब्बत थी जो मलिहा ने वेदांत से की थी, और मेरे दिल में उनकी मोहब्बत का बहुत एहतराम है। जब किसी का इतना एहतराम कर लिया जाए तो इंसान उसके सामने बेबस हो जाता है। तुम यकीन करो मैं वजदान के सामने उतना ही बेबस हूँ। कहने को वो मेरा दोस्त है, मगर मैं उसके सामने इनकार की जरूरत नहीं कर सकता। अब तुम इसे चाहे जो भी कहो। फिर उसे गुमसुम देकर पूछा, चुप क्यों हो गई? वो धीमे लहजे में बोली, आपने बात ही ऐसी कह दी है। कोई कुछ कह नहीं सकता। सुमेरा के चेहरे से फिक्रमंदी झलक रही थी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब्बू और चाचू वजदान का ऐसा लिहाज करेंगे। अगर हम दोनों मिलकर उन्हें समझाने की कोशिश करें तो शायद बात बन जाए। मलिया के हवाले से उनके दिल वजदान के लिए बहुत गुदाज हैं। बल्कि ऐसा कौन सा शख्स है जो मलिया से मोहब्बत रखता हो और उसकी मौत के बाद उसने वजदान को दिल में जगह न दी हो? फिर सिर्फ हम दोनों क्यों? फ़ोन करके सबको बुलवा लेते हैं। हम तमाम कज़न्स का रिश्ता मलिया के साथ एक जैसा है, इसलिए उन्हें साथ मिलाना आसान होगा। फिर अम्मी, चाची और पप्पू को हम ख्याल बनाकर अब्बू और चाचू से बात करेंगे तो उन्हें मनाना कतई आसान हो जाएगा। वैसे तुम्हारा आइडिया है तो ज़बरदस्त। जाओ, जाकर फ़ोन लेकर आओ। मैं अभी जुनैद को फ़ोन करके कह देता हूँ, पहली फ़्लाइट से गौहर और पप्पू को साथ लेकर कराची आ जाए। उसके बाद हम साइमा और उज़्मा को भी बुलवा लेंगे। ठीक है, पर समझ और ज़ारा से आप आज ही बात कर लें। वो कहकर फ़ोन लेने के लिए उठ गई। आपाक को अपने कज़न्स को अपना हम ख़याल बनाने में दिक्कत नहीं हुई। उन सब ने मलिहा और वजदान को एक दूसरे के लिए बर्बाद होते देखा था, और शायद इसी का असर था कि सब ने आफाक की बात पर इत्तेफाक किया और उसकी हिदायत पर हॉल में जमा हो गए। फिर आफाक, समद और जुनैद जाकर बड़ों को उनके कमरों से बुला लाए। उन्होंने जो हॉल में मजमा लगा देखा तो हैरत से एक दूसरे को देखने लगे। क्या बात है आफाक, सब ठीक तो है ना? मुनीर हसन उलझ से गए। आफाक ने कहना शुरू किया, असल में बात यह है पापा कि मैंने इतने सालों तक वजदान के घर वालों से अपना और मलिहा का रिश्ता छुपा कर रखा, इसलिए वो मलिहा की मौत के बारे में भी कभी न जान सके। और अब उनकी बेखबरी कन्फ्यूजन पैदा कर रही है। कैसे कन्फ्यूजन? उसकी अम्मी ने टोका। मलिहा के जीने मरने से तो पहले भी उनका कोई ताल्लुक नहीं था, और अब तो उनका बेटा लौट आया है। यहीं से तो कन्फ्यूजन शुरू होती है कि उनका बेटा अकेला नहीं लौटा, उसके साथ एक बच्चा भी है जिसे वो अपनी दानिश में वजदान की हकीकी औलाद समझ रहे हैं। तो इससे मलिहा का क्या ताल्लुक? आमना ना समझी से बोली। ताल्लुक ये है आमना फूफो कि वो क्योंकि ये नहीं जानते कि वजदान मलिहा के इंतकाल के बाद ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ जाने के बायस घर से चला गया था, इसलिए उनका ख्याल है कि वजदान ने मलिहा से शादी करने के लिए घर छोड़ दिया था, और फिर उससे शादी भी कर ली, और शयान उन दोनों की औलाद है। क्या? बैक वक्त सबकी ज़बानों से निकला। फिर इफ्तिखार हुसैन नागवारी से बोले, किसी की बेटी के बारे में वो लोग इतनी बड़ी बात कैसे सोच सकते हैं? और क्या वजदान ने भी उन्हें नहीं रोका? उसे पता चलता तो वो रोकता। उसे तो चंद दिन पहले इत्तेफाकन ये बात मालूम हुई जब शयान ने सबके बीच बैठे हुए मलिहा की तस्वीर देखकर ये कहकर दिखाई कि वो उसकी अम्मी है। उस वक्त मैं भी वहां पर था। वजदान तो शॉक्ड रह गया था।
फिर उसने फ़ौरन ही मलिया की तस्वीर शायान से ले ली, मगर मलिया के साथ वो बच्चा इतना अटैच्ड हो गया है कि सिर्फ तस्वीर छिन जाने पर बीमार पड़ गया। और जब तक उसे मलिया की तस्वीर वापस न कर दी गई, खाना-पीना तो दूर, उस बच्चे ने दवा तक लेने से इनकार कर दिया। वो सांस लेने को रुका तो मुनीर हसन ने हैरत से सवाल किया, लेकिन मलिया की तस्वीर शायान को कहाँ से मिल गई? आफाक बेख्तियार झिझक से गया, फिर संभल कर बोला, वजदान ने कभी मलिहा की कुछ तस्वीरें खींची थीं जो उसके जाने के बाद उसके घर वालों के हाथ लग गईं। फिर जब वजदान लौटा तो उसकी जहनी हालत के पेश नज़र खुद डॉक्टर ने भी मना कर दिया कि उससे मलिहा का जिक्र न किया जाए, वो डिप्रेस्ड हो जाएगा। और मुझसे पूछने की शायद उन्होंने ज़रूरत महसूस नहीं की और उनके जहनों ने हालात वाक़यात को जोड़कर एक कहानी तैयार कर ली जो बज़ाहिर सच ही लगती है। मगर मसला ये नहीं, उन्हें तो समझाया जा सकता है, मसला शयान का है। उन 5 महीनों में ये कहानी उसे इतनी बार सुनाई गई है कि मलिहा का तस्वर उसके दिमाग में रास्ख हो चुका है। अव्वल तो वो बच्चा इतना छोटा है कि उसे समझाना मुमकिन नहीं, लेकिन अगर उसे किसी तरह समझा भी लिया जाए तो वो ये फितरी सवाल ज़रूर पूछेगा कि फिर उसकी माँ कौन है? और वजदान उसे सच बताना नहीं चाहता, लेकिन उसके मुतवक्किल सवाल का जवाब ही उसके पास नहीं। शयान के ज़हन में तजस्सुस बेदार हो जाएगा। फिर अगर उसने खुद से अपनी माँ को ढूँढने की कोशिश की, तो उसे ज़्यादा सफ़र करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसे सिर्फ़ उस गाँव तक सफ़र करना पड़ेगा, जहाँ वो पैदा हुआ और अब एक तकलीफ़देह सच वहाँ उसको मुंतज़िर है। और यही ख़्याल वजदान को परेशान कर रहा है। उसके दिल में ये खौफ़ बैठ गया है कि अगर शयान को पता चला, तो वो उसे खो देगा। मैंने वजदान की आँखों में ये खौफ़ एक बार पहले भी देखा था, जब उसे मलिहा की एंगेजमेंट का पता चला था, लेकिन उसने मलिहा को खो दिया। ज़रा सोचें, मलिहा को खोकर वो पागल हो गया था, अगर शयान को भी खो दिया तो मर जाएगा। अल्लाह ना करे। सुमेरा की अम्मी बेख्तियार अपने कलीजे को थाम कर रह गईं। इफ्तिखार हसन भी एक पल को बेकरार हुए थे, फिर तफक्कुर से गोया हुए। अब इस परेशानी का क्या हल? आफाक ने उन्हें देखा। एक हल है, लेकिन शायद उसे कबूल करना आप लोगों के लिए मुश्किल हो। वो रुका और बहन भाइयों के चेहरे देखे जो उसकी हिम्मत बंधा रहे थे। क्यों ना हम शायान को मलिहा के बेटे की हैसियत से कबूल कर लें? उसकी बात खत्म भी नहीं हुई थी कि मुनीर हसन धाड़े, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? फिर उन्हें अचानक एहसास हुआ कि आफाक उम्र के उस हिस्से में है कि अब उन्हें उससे इस लहजे में बात नहीं करनी चाहिए, तो वो चुप होकर अपना गुस्सा जब्त करने लगे। हमने ऐसी बात कहने की जुर्रत भी कैसे की? तुम्हें जरा शर्म नहीं आई? उसकी अम्मी मलामत कर रही थी। आमना भी नाराजी से बोली, क्या हो गया आफाक? अपने दोस्त की मोहब्बत में इतने अंधे हो गए हो कि बहन के नाम पर मन घड़त कहानियां बनाते तुम्हें जरा सा एहसास नहीं हुआ? दूर बैठे जुनेद ने जो देखा कि आफाक पर चढ़ाई हो रही है, तो फौरन उठकर उनके पास आया। अम्मी प्लीज और ममानी जान, अभी जरा सोचें तो, ये मन घड़त कहानियां विद्वान के जीने का बहाना बन रही हैं। अब कोने में दुबका समझ भी आगे आया। शायहान की जिंदगी को भी रुख मिलेगा और चाहे हमारा उसे कोई ताल्लुक ना हो, पर वो एक मासूम बच्चा है। उसकी गर्दन के गिर्द किसी तल्ख हकीकत का फंदा कस के हमें क्या मिल जाएगा? और अल्लाह भी तो कहता है, दूसरों के ऐब ढको। हमें तो खुश होना चाहिए कि हमारी मलिहा कितनी किस्मत वाली है, वरना लोगों के अच्छे अमल उनकी मौत के साथ ही रुक जाते हैं। पर मलिहा मर जाने के बाद भी किसी का पर्दा बनी रहेगी। सुमेरा पस्त लेकिन मुस्तहकम आवाज में बोली तो उसकी अम्मी उसे घूरने लगी। ये भला क्या तुक हुई? किसी का पर्दा रखने के लिए मलिहा के सर से चादर उतार दें? वो हमारी बेटी जैसी थी। हम कैसे अपनी कवारी बेटी के लिए कह दें कि वो किसी की बीवी, किसी के बच्चे की माँ थी? सायमा उनकी बात सुनकर आसान से बोली, अगर मलिहा आपकी बेटी थी तो वजदान को भी तो आप और अब्बू अपना बेटा मानते हैं। बल्कि इस घर में उसका जो भी मुकाम है वो आफाक की वजह से नहीं, आप दोनों की वजह से उसे मिला है। फिर आखिर उसने क्या किया था? सिर्फ मोहब्बत, जिसके लिए वो 10 साल से सजा काट रहा है और आखिरी सांस तक काटता रहेगा। क्या उसका दुख आपका दिल नहीं दहलाता? उसकी उम्र आएगा गई है, कम से कम एक सुख उसे मिल जाने दें। सामा की आवाज़ में उदासी घुल गई थी, जिसने उसकी अम्मी को भी दिल गिरफ्तार कर दिया था। फिर जब बोली तो उनकी आवाज़ में भी पहले जैसी तेज़ी नहीं थी। ऐसा नहीं है कि मैदान की बर्बादी हमें नजर नहीं आती, लेकिन झूठ कैसे बोलें? उस झूठ पर तो अल्लाह भी गुनाह नहीं देता जो किसी के फायदे के लिए बोला जाए, जबकि यहाँ तो एक बेगुनाह की जिंदगी का सवाल है। गौहर ने धीरे से कहा तो वो उसे देख कर रह गई। फिर कब से खामोश बैठे इफ्तिखार हसन बोले, क्यों चुप बैठे हैं भाईजान? जरा देखिए तो बच्चे क्या कह रहे हैं। वह संजीदगी से कहने लगे, बच्चे अब बड़े हो गए हैं आमना, और खुद भी बच्चों वाले बन गए हैं। मगर अफसोस अभी तक ये रिश्तों की नज़ाकत नहीं समझ सके। मैदान से क्या शिकायत, उसकी अपनी मजबूरियां हैं। मगर आफाक, तुम बताओ, किसी और का गुनाह अपने बहन के सर डालने के लिए तुम्हें हिम्मत कहाँ से मिली? आफाक गुनाह के लफ्ज़ पर उछल ही तो पड़ा था। मैं मलिहा के सर कोई गुनाह नहीं डाल रहा और न मैं कुछ ऐसा सोच सकता हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ कि हम वजदान के घर वालों के ख्याल की तस्दीक कर दें कि वाकई मलिहा और वजदान की शादी हो गई थी। फिर शयान की पैदाइश में मलिहा का इंतकाल हो गया, जैसा वो समझते हैं। और इसमें तो गुनाह को कोई पहलू नहीं निकलता। इस कहानी का सबसे बड़ा ऐब यही है कि ये झूठी है। तुम खुद शादीशुदा हो और इस रिश्ते की नज़ाकतों और तकाज़ों से वाकिफ़ हो। निकाह के बंधन में बंधे दो लोगों के दरमियान ये नज़ाकतें काबिल एहतराम हैं।
मगर जिनके बीच ये ताल्लुक ही ना हो, उनके बारे में ये कहना कि वो मियाँ बीवी थे, बज़ाते खुद एक इल्ज़ाम है। और तुम इस इल्ज़ाम से भी आगे निकलकर दुनिया से कहलवाना चाहते हो कि मलिहा शयान की माँ थी। वो अजीब से लहजे में बोले कि आफाक पहलू बदल कर रह गया। मैं इन गहराइयों के बारे में दानिस्ता सोचना नहीं चाहता। वो पेशानी मसलते हुए धीमे लहजे में नजरें चुराता हुआ बोला तो इफ्तिखार ने दबे दबे गुस्से से कहा, तुमने तो किसी भी गहराई के बारे में नहीं सोचा। जो झूठ तुम दुनिया को सुनाना चाहते हो उसे सच करना मलिहा के इख्तियार में था, मगर उसने ऐसा नहीं किया। क्या कहोगे वजदान के घर वालों से कि मलिहा ने घर से भागकर शादी की थी, क्योंकि भाई साहब तो इस खेल में शामिल किए नहीं जा सकते। मैं मलिहा के लिए ये अल्फाज कभी इस्तेमाल नहीं करूंगा, बल्कि कहूंगा कि मलिहा फूफा जान को मना ना सकी तो हमारे घर आ गई ताकि हम उन्हें मना लें। फिर जब वो नहीं माने तो आपने और पापा ने अपने हाथों से रुखसत किया था। आप समझ रहे हैं ना? कोई भी कभी नहीं कह सकेगा कि मलिहा घर से भागी थी, बल्कि कहेंगे बाप के घर से ना सही, मामू के घर से सही, लेकिन वो बुजुर्गों की छाव में विदा हुई थी। आफाक की बात से वो गमजदा से हो गए थे। थके थके लहजे में बोले, सच कहूँ आफाक, तो वाकई अगर मलिहा के दिल की बात मुझे उसकी ज़िंदगी में पता चल जाती तो मैं भाई साहब की मुखालफत मोल लेकर भी मलिहा को वजदान के साथ रुखसत कर देता। वो मुझे इतनी अजीज़ थी, और उसे भी अंदाज़ा होगा कि मैं उसकी ख्वाहिश का एहतराम करूँगा। फिर भी उसने मुझसे कुछ नहीं कहा, तो इसलिए कि वो उस मान को तोड़ना नहीं चाहती थी जो हर बाप को अपनी औलाद पर होता है। उसने खुद पर जबर कर लिया, मगर बाप की चौखट पार नहीं की। मुझे उसकी सआदतमंदी पर फख्र होता है कि मरते दम तक उसने बाप की इज्जत संभाली, और उसके मर जाने के बाद तुम लोगों से कहोगे वो इन खुद गर्ज़ों में से थी जो अपने दिल की खुशी के लिए हर हद तोड़ देते हैं। क्या ये मलिहा के साथ ज्यादती नहीं? शायद। वो इकरार में सर को ज़रा सा हिलाकर कह रहा था। लेकिन मुझे ये भी यकीन है कि अगर मलिहा कहीं से आ जाए तो वजदान की मोहब्बत में जान देने वाली वजदान की खातिर इस ज्यादती को हंसते हंसते बर्दाश्त कर लेगी। आपको मालूम है वजदान कौन है? इफ्तिखार हसन चुप से रह गए। अब आफाक रवानी से बोल रहा था, वजदान वही शख्स है जिसने मलिहा की मोहब्बत में अपने 10 साल फूंक डाले, और मैं जानता हूँ अपनी बाकी की ज़िंदगी भी वो इसी फयादी से लुटा देगा। लोग कहते हैं हम उसकी मोहब्बत में दीवाने हैं, और वजदान को लोगों ने दीवाना कहा। हाथों में पत्थर लिए पागल पागल की सदाएं लगाते उसके पीछे भागे, उसे संसार किया। बेरहमी से फेंके गए पत्थर उसे लहूलुहान कर देते, मगर फिर भी मलिहा का तसव्वुर नहीं टूटता। वजदान की इस हालत को सोचकर मेरी रूह कांप जाती है, और वह यह सब सहता रहा। भला किसने मोहब्बत में दुनिया भुलाई है? लेकिन वजदान अपना आप भूल गया। कहाँ ऐसे लोग मिलेंगे कि एक मोहब्बत में मर जाए और दूसरा जिंदा भी हो तो मुर्दों से बेहतर बदतर। मैं मलिहा का भाई हूँ, मगर मेरे ही सामने वजदान मलिहा का जिक्र करते हुए बेख्तियार हो जाता है। उसे एहसास भी नहीं होता कि वो क्या कह रहा है, और मैं महसूस करके भी उसे टोक नहीं पाता। टोकूं भी कैसे जब वो दोनों ही एक दूसरे के लिए हर हद से गुजर गए? तो फिर मैं हद किस तरह लगाऊं? आफाक की सरगोशियों में ढली आवाज़ सुनकर सुमेरा की आंखें भर गईं। इफ्तिखार हसन की हालत ऐसी थी जैसे आफाक ने उनकी शहरक पर हाथ धर दिया हो। पापा, ताया जान। आफाक ने उन दोनों को मुखातिब किया तो वो शिकस्तगी से उसे देखने लगे। आप दोनों मलिया से बहुत मोहब्बत करते हैं ना? मलिया की खातिर वजदान के लिए कुछ ऐसा कर दें, उसके लिए हवा में घुटन कम हो जाए, वो सांस नहीं ले पाता। इफ्तिखार हसन बेसाख्ता नजरें चुराते उठ गए, और किसी ने भी उन्हें जाने से नहीं रोका। उनके जाने के बाद आफाक मुनीर हसन के हाथ थामकर मिन्नत से बोला, पापा प्लीज। तो वो बेबसी से बोले, तुम जो बात कह रहे हो वो बहुत बड़ी है। अजदान की खातिर ना सही, मलिहा की खातिर। उसे इसी मलाल ने तो मार डाला था कि फूफा जान ने उसकी मोहब्बत को कबूल नहीं किया। आज आप तो उसका लिहाज करते हुए वजदान को इस खौफ से छुड़ा लें कि एक दिन वो शयान को खो देगा। पापा प्लीज़। शायान वजदान की ज़िंदगी की आखिरी खुशी है, इस खुशी को उसके पास रहने दें। कहीं ये खुशी भी उससे खो गई तो उसकी उम्र आयगाह हो जाएगी। आफाक की बातें उन्हें झंझोड़ रही थी। वह एकदम ही उसकी बात काट कर बोले, बस आफाक, अब और कुछ मत कहना। पापा, वजदान। आफाक ने कुछ कहने की कोशिश की थी। उनको जाता देखकर जुन्नैद ताईजान से मुखातिब हुआ, आप तो शयान वाली बात के लिए राजी हैं? उन्होंने कुछ कहा तो नहीं, मगर नम आंखों से उसे तकने लगी। खवातीन को उदास देखकर उन सबको उम्मीद हो चली थी कि तीन मोहरे तो पिट गए। सुमेरा की अम्मी दुपट्टे से आंखें साफ करते हार मानने के अंदाज में बोली, अच्छा ठीक है, मैं इफ्तिखार से बात करती हूँ। सच? खुश तो सब हुए थे, पर उनकी बेटियां तो खिल उठी और एक जबान होकर बोली, तो उन्होंने वार्निंग देना भी जरूरी समझा। हाँ, लेकिन मैं सिर्फ बात करूंगी, ना तुम्हारा काम है। मैं इस उम्र में मियाँ की झिड़कियां नहीं सुन सकती। भाभी, आप इनकी बातों में क्यों आ रही हैं? बस आमना, रहने दो। वो आजी से बोली, अलिया मर चुकी मगर वैदान जिंदा है। अगर एक झूठ उसकी दिल को तसल्ली दे सकता है तो क्या गलत है? मुझे उसकी उदासी देखी नहीं जाती। अगर शयान को खोने का धड़का उसके दिल से निकल जाए तो शायद उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए। मैं दिल से चाहती हूँ वो मलिया को भूल जाए, और शयान ही वो मशगला है जो वैदान के जहन से मलिया का ख्याल झटक सकता है। अभी क्या हो गया है? अब क्या आफाक की अम्मी उनसे उलझी, फिर तीनों में धुआंधार बहस छिड़ गई। काम बन गया था।
वो सारे एक दूसरे को इशारे करते उठ गए। सुबह नाश्ते की तैयारी के दौरान सुमेरा और उसकी बहनें सुमेरा की अम्मी से रिपोर्ट ले रही थी। आपने अबू से बात की? सुमेरा ने पूछा तो वो मुंह मुंह बनाकर बोली, कहाँ? मेरे कमरे में जाने से पहले ही वो सोने के लिए लेट गए थे। फिर जोश से मगर आजारी के अंदाज में कहने लगी, तुम्हारी चची तो रात में मान गई, लेकिन आमना अभी तक टिकी हुई है। असल मसला है भी उन्हीं बहन भाइयों का। कोई एक भी मान जाए तो बाकी दो अपने आप कमजोर हो जाएंगे। उनका जोश सर्द हो चुका था कि फिर किसी ख्याल ने उसे उभार दिया। वो उस्मा का बाजू दबोच कर कहने लगी, तुम सारे इफ्तिखार के पीछे पड़े हो, मुनीर से क्यों नहीं कहते? क्योंकि अब्बू ही भाइयों में बड़े हैं, अगर वो मान गए तो बाकी दो राजी ना हो, फर्क नहीं पड़ेगा, वो कभी अब्बू के फैसले के आगे नहीं बोलेंगे। उस्मा कहकर ताईद चाहने के अंदाज में अपनी बहनों को देखने लगी तो सबने उसकी ताईद की। साइमा की नजरें किचन की खिड़की से बाहर गईं और वो सुमेरा का कंधा हिलाकर बोली, सुमेरा, अब्बू नाश्ते के लिए आ गए, ये आफाक किधर है? सुमेरा ने फौरन खिड़की से बाहर देखा। इफ्तिखार हसन डाइनिंग टेबल की चेयर घसीट कर बैठ रहे थे। कुछ देर गुजरी तो मुनीर हसन और समद साथ साथ ही आकर बैठ गए। माहौल में तनाव महसूस किया जा सकता था। हर कोई गिरदोबेश से नजर चुराए खामोशी से नाश्ता कर रहा था। मुनीर हसन और इफ्तिखार हसन को अंदाजा था कि वो तीनों रात वाला टॉपिक दोबारा जरूर शुरू करेंगे। उस टॉपिक से बचने के लिए ही वो अपने बेटों की तरफ देखने से भी गुरेज कर रहे थे। तायाजान, आपने क्या सोचा? किस बारे में? उन्होंने तजाहिल आरफाना बरता। वही जो रात में बात हुई थी। इफ्तिखार हसन कप टेबल पर रखकर बरहमी से बोले, वो बात ऐसी नहीं थी कि उसके बारे में सोचा जाए। हमें आपसे इजाज़त चाहिए मामू जान, और अगर आप सोचेंगे नहीं तो हमें इजाज़त कैसे देंगे? जुनैद के लहजे में इसरार था। इफ्तिखार हसन की तेवरियां चढ़ गईं। इजाज़त मांगनी है तो मुझसे नहीं, भाई साहब से मांगो। तो यहाँ क्या जिक्र? बिना सोचे ही समद के मुंह से निकला, फिर उसे फौरन ही अपने बात के बेतुके होने का एहसास भी हो गया था। इफ्तिखार हसन उसकी बात सुनकर बोले, मलिहा उनकी बेटी थी, और अगर कल तुम किसी को मलिहा की औलाद कहते हो तो ये इनके खून में मिलावट के बराबर है। जिस पर एतराज़ वो ही करेंगे, मैं नहीं। हसब नसब खानदानी विरासत होती है, जिसे यूं ही नहीं बांटा जाता। मैदान अगर शयान को अपनी वल्दियत दे रहा है तो ये उसकी मर्जी है। फिर वो ऐसा अपने वालदान के इल्म में लाए बगैर कर रहा है। अगर मुस्तफ़ा अजीम को पता चल जाए तो वजदान की खातिर वो एक ले पाले की हैसियत से तो शयान को शायद बर्दाश्त कर ही लें, मगर वो कभी उसे अपना वारिस तस्लीम नहीं करेंगे। अजहर फारूकी की तो बात दूर है। कभी जाओ उनकी ज़मीनों पर, वहाँ जानवरों की मंडी जैसा एक बड़ा बाड़ा है, जिसमें हर नस्ल का चौपाया मौजूद है सिवाय खच्चर के, क्योंकि उसकी नस्ल दोगली है। जिस शख्स को जानवरों की नस्ल में मिलावट पसंद नहीं, वो अपनी नस्ल में आमेजिश क्या बर्दाश्त कर लेगा? अजहर फारूकी को अपने आला नस्ब का गरूर है। वो अपना गरूर का ताज कभी भी किसी की नाजायज़ औलाद के सर पर नहीं सजाएंगे। आप क्या सिर्फ उनकी वजह से एतराज़ कर रहे हैं? जुनैद के सवाल पर रुख बदलकर दूसरी तरफ देखने लगे। आपको याद है खालू जान से हमारी आखिरी बार मुलाकात कब हुई थी? उसने एक और सवाल किया, फिर उनके जवाब का इंतजार किए बगैर कहा, मलिहा के सोहम पर। और आज मलिहा को गुजरे हुए 10 साल से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है। इस दौरान नूरुल हुदा भी आया तो बस एक बार। उसके अलावा उन दोनों खानदानों के बीच 10 साल से कोई राब्ता नहीं हुआ, और आइंदा भी ऐसा होने की कोई उम्मीद नहीं। फिर उन्हें कैसे पता चलेगा कि दुनिया में कोई ऐसा भी है जो मलिहा को माँ कहता है? माँ। उसे मिठास से इस लफ्ज़ को अदा किया। ये लफ्ज़ कितना मुकद्दस, कितना काबिल एहतराम है। मलिहा को उससे अच्छा खिताब और क्या मिलेगा? इफ्तिखार हसन ने कोई जवाब ही नहीं दिया, और मुनीर हसन जो पहले लाताल्लुक़ से नाश्ते में मसरूफ़ थे, अब चेहरे पर अजीब से तासुरात लिए खामोश थे, और उनके सामने पड़ा नाश्ता यूं ही ठंडा हो रहा था। वो तीनों ही महसूस कर रहे थे कि उन्हें अपने बड़े भाई की तायीद में अभी तक कुछ नहीं कहा। उन्हें ये खामोशी अपने हक में महसूस हो रही थी। खामोशी का वक्फा तवील हो गया था, जिसे आखिर आफाक ने तोड़ा। आप दोनों फूफा जान को सिर्फ मलिया की मौत के लिए जिम्मेदार समझते हैं, लेकिन क्या वजदान की बर्बादी उनके ज़िम्मे नहीं? ये दोनों इल्ज़ाम लाजिम और मलजूम हैं, लेकिन फूफा जान अकेले मुलजिम नहीं। मेरा ज़मीर मुझे भी इन इल्ज़ामों में उनके साथ शामिल रखता है। इफ्तिखार हसन और मुनीर हसन ने ज़रा सा चौंक कर उसे देखा। समद और जुनैद भी हैरत से उसे देखने लगे, जो सर को झुकाए नीचे निगाह किए कह रहा था, आपको बेखबरी का फ़ायदा हासिल है, मगर मैं वो शख्स हूँ जो मलिहा की ज़िंदगी में ही पूरा सच जान गया था। मेरे पास दिन की मोहलत थी, और मैं इन 3 दिनों में बहुत कुछ कर सकता था, मगर मैंने कुछ नहीं किया। मुझे कुछ करने का ख्याल ही नहीं आया। मैं साहिल पर खड़ा उन दोनों के डूबने का इंतज़ार करता रहा, यहाँ तक कि वो दोनों डूब गए। यकीनन आफाक की आंखों में नमी आ गई, जिसे उसने अंदर ही अंदर रोकते हुए सिलसिला कलाम जारी रखा। मेरी गलती ये थी कि मैं उनके जज्बों की गहराई को समझ ही नहीं सका। समझता भी कैसे? एक अंगूठी ने मलिहा को बांध लिया, और गुरेज के इशारे ने वजदान के रास्ते बदल दिए, तो मैंने सोचा उन्हें अगर मोहब्बत थी भी तो वहां तक नहीं पहुंची जहां एक दूसरे के लिए चोट सही जाती है। मगर उनकी मोहब्बत तो वहां तक पहुंच चुकी थी जहां चाहे जाने वाले शख्स के एहतराम में अपने हाथों खुद को मिटा दिया जाता है। वजदान मलिहा के लिए मिटता रहा, और मलिहा नूरुल हुदा के लिए मिटते मिटते वजदान के लिए हो गई।
और वो अपने आप उस भंवर में से नहीं निकल सकते थे। उन्हें किसी तीसरे की ज़रूरत थी जो उन्हें इस भंवर से निकालता। मगर मैं वो तीसरा शख्स कैसे बनता? ना कोई एतराफ़, ना कोई वादा, महज़ चंद मुलाकातें और कोई अपनी ज़िंदगी खैरात कर दे। ऐसी कोई मिसाल कानों ने सुनी कब थी? मगर मैं फिर भी शर्मिंदा हूँ पापा। उसने सर उठाकर मुनीर हसन को पुकारा। मुझे ऐसा लगता है कि शयान की सूरत में मुझे वो मौका दिया गया है कि मैं अपनी गलती का अज़ाला कर सकूं। फिर शायद वजदान का सामना करते हुए मुझे निदामत ना हो। मैं इस बार साहिल पर बैठकर वजदान के डूबने का नज़ारा नहीं करूंगा। मुनीर हसन उसकी आंखों में फैली सुर्खी को देखते रह गए। आज ऑफिस से हाफ डे ले लेना। आफाक इस गैर मुतालिक जुमले पर अचंभे से बोला। क्यों? वो उसका जवाब देने के बजाय बोले। मैं वजदान को भी लंच के बाद ऑफ कर दूंगा। तुम उसके घर जाकर शयान को कुछ दिनों के लिए यहाँ ले आना। एक तो उसका एडमिशन टेस्ट होने वाला है, दूसरा वजदान तो शायद एतराज़ ना करे, लेकिन उसके घर वाले शयान को हमारे घर कुछ दिन रहने की इजाज़त क्यों देंगे? मुनीर हसन बोले तो उनके लहजे में सुकून था। एडमिशन टेस्ट की तैयारी यहाँ भी हो सकती है, और वजदान के घर वाले तुम्हें शयान को साथ ले जाने से कैसे रोक सकते हैं? आखिर तुम उसके मामू हो। जब उसकी बात आफाक की समझ में आई तो वो समद और जुनैद एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। सुमेरा के होंठों पर भी आसूदा मुस्कुराहट आ गई थी, मगर इफ्तिखार हसन फौरन उसे टोकते हुए बोले। मुनीर हसन। लेकिन उनकी आवाज़ में तेज़ी नहीं, हैरत भरा इस्तफसार था। मैं जानता हूँ इफ्तिखार भाई, आप क्या सोच रहे हैं। ये सोच मेरे ज़हन में भी है, लेकिन मैं वजदान के लिए भी सोच रहा हूँ। अगर हम इस झूठ की तस्दीक कर दें तो नुकसान कोई नहीं, लेकिन ये फ़ायदा ज़रूर होगा कि वजदान के ज़हन से बोझ हमेशा के लिए उतर जाएगा। लेकिन अगर हम तरदीद करते हैं तो आज या कल वजदान को एक और खसारे से गुजरना होगा। आप सही गलत के चक्कर से निकल आएँ। हमेशा और हर मामले में सही और गलत का अंदाज़ा लगाना मुमकिन नहीं होता। बास चीज़ें इसलिए होती हैं कि उन्हें किसी टैग के बगैर कबूल कर लिया जाए। उनके सही या गलत होने का फैसला खुद वक्त करता है। इफ्तिखार हसन ने फिर कुछ नहीं कहा और सामने रखे कप में बची ठंडी चाय के आखिरी घूंट हलक से उतारने लगे। लेकिन मुनीर हसन ठंडे नाश्ते पर कनात नहीं कर सके और बुलंद आवाज में किचन के दरवाजे की तरफ मुंह करके कहा। सुमेरा बेटा, नाश्ता ठंडा हो गया है, और ले आओ। वो दोनों ही नाश्ता करके जा चुके तो आफाक पुरसोच अंदाज में बोला। यार, इस कहानी में बहुत झोल हैं, मेहनत करनी पड़ेगी। कैसे झोल? जुनैद ने हैरत से पूछा तो आफाक ने कहा। हमें हर सूरत इस बात पर कायम रहना है कि मलीहा की शादी हमारी सरपरस्ती में हुई थी, जिसका मतलब हुआ कि जब वजदान लापता हुआ तो उसका अता पता हमारे पास था, और मैंने जानबूझकर सालों साल वजदान की फैमिली को लाइल्म रखा। उसके साथ ही वजदान की इत्तफाकन वापसी भी धोखा ही लगेगी। फिर शायद वो वजदान की मेंटल कंडीशन वाली बात को भी मन घड़त कहानी समझे। ज़रा पुरसोच अंदाज में बोली। अगर वजदान की फैमिली का हम पर से एतबार उठ गया तो वाकई शकूक व शुबहात का कोई अंत नहीं। और इससे भी बड़ी मुश्किल ये है कि मैं किसी भी चीज़ की वजाहत नहीं दे पाऊंगा। आफाक का अंदाज ऐसा था जैसे देर तक इस मसले को सोचते हुए थक गया हो, मगर हल फिर भी ना मिला। ये वाकई बड़ा मसला हो जाएगा। अगर हम उनकी नज़रों में मशकूक हो गए तो वो हमारी कहानी पर भी आसानी से एतबार नहीं करेंगे, और हो सकता है कि तस्दीक करने की कोशिश में वो सच तक पहुंच जाएं। फिक्रमंदी से कहता समझ चुप हुआ तो उसे परेशान सूरत बनाए सर हिलाने लगे। सुमेरा ने उनके चेहरों को देखा और कहा। इसमें इतना सोचने की क्या ज़रूरत है? जो बात नाकाबिले एतबार ठहरे वो बात ही ना करें। क्या मतलब? आफाक समझा नहीं। अरे भाई, झूठ बोलने के बजाय सच बोले कि वजदान ने जब घर छोड़ा मलिहा के इंतकाल को 24 घंटे गुजर चुके थे। तो शयान कहानी में कैसे शामिल होगा? खुफिया शादी के जरिए, सुमेरा ने कहा। मतलब? इस बार उस्मा ने वजाहत चाही तो सुमेरा समझाने लगी। देखें, मलिहा की शादी तो मामूओं की सरपरस्ती में ही होगी, यानी खुफिया शादी। वो बोल कर दाद तलब नजरों से सबको देखने लगी, पर उनके चेहरे बदस्तूर खवन्नक बने देखकर सुमेरा ने कहा। क्यों भाई, क्या हुआ? समझ नहीं आया। सबने कोरस में सर नफी में हिलाया तो सुमेरा कहने लगी। कोई बात नहीं, मैं समझाती हूँ। देखो, मलिया की डेथ से 1 साल पहले वजदान और मलिया की शादी हुई, वो प्रेग्नेंट हुई। फिर 21 दिसंबर 1981 की रात शायान को जन्म देते हुए मलिया की डेथ हो गई, और 22 दिसंबर को वजदान अपने बेटे को लेकर चला गया। कहाँ? भला हम कैसे जान सकते थे? वो चुप हुई और जुनैद भी साख्ता बोले। जबरदस्त। आफाक सुमेरा की बनाई कहानी पर कोई सवाल नहीं उठ सकता। बस इस रफ आइडिया को थोड़ा पॉलिश करने की ज़रूरत है। और फिर उस कहानी की नोक पलक संवारी जाने लगी। जब हर ज़ावी पर गौर कर लिया गया तो आफाक अपनी जगह से उठा। चलो तैयार हो जाओ, शयान को लेने जाना है। बस हम दोनों जाएंगे? मेरा मतलब है अम्मी या चची जान में से कोई साथ नहीं होगा, सुमेरा ने कहा। नहीं, आज झूठ बोलने का दिन है, इजाज़त देना और बात है। लेकिन जब उनके सामने मलिहा और शयान के बीच झूठे रिश्ते का पुल बांधा जाएगा तो उनके लिए चुप रहना मुश्किल हो जाएगा। फिर क्यों हम उन्हें इस मुश्किल में डालें? शयान को लेने के लिए बस मैं और तुम ही जाएंगे। ठीक है, आप चलें, मैं आती हूँ।
वो आफाक से कहती उठ गई। तो इसी पॉइंट पे करते हैं आज की स्टोरी को ख़त्म। इंशाल्लाह आगे भी इसी पॉइंट से कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि अभी तक की स्टोरी आपको पसंद आ रही होगी। अगर ऐसा है तो कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। इसके अलावा भी आपकी नॉवल रिकमेंडेशंस का मुझे कमेंट सेक्शन में इंतज़ार रहेगा। अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह आइंदा मिलेंगे। तब तक के लिए हँसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।